आज आते हैं हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल को देखते हैं। तो आप एनसीईआरटी पे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को ओपन कर लो। वहाँ सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हमें ये बात ध्यान रखना होगा, यहाँ पर दो तरह की आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है, एक फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो यहाँ पर जो फर्स्ट ए ग्रुप की कम होगी, सेकेंड ए ग्रुप की ज़्यादा होगी। जबकि अगर हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट ए ग्रुप की ज़्यादा हो जाती है सेकेंड ए ग्रुप से। कारण क्या होता है, जब लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो इजीली निकल जाता है, लेकिन इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने आते हैं यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब देखते हैं तो ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, ऑक्टेट जहाँ पर फुल फिल है वहाँ से, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है दूसरा वाला, कहाँ पर, फर्स्ट ए ग्रुप में। फिर इसके बाद आगे हेडिंग थी हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, हमने बोला था जितना साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। पिछले जो वीडियो में हमने जो एल्कली मेटल का बताया था उसमें बताया था कि जो फर्स्ट ए का साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है सेकेंड ए से, इसलिए सेकेंड ए का मतलब फर्स्ट ए का साइज ज़्यादा होता है, इसलिए सेकेंड ए की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर होती है। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि जो सेकेंड ए की ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो MgCl2 होते हैं यानी दूसरे कंपाउंड होते हैं MgCl2 वो 6s2o के साथ। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं CaCl2 है तो वो 6s2o के साथ जुड़कर काम करते हैं। जबकि फर्स्ट ए में NaCl और KCl जैसे कोई भी हाइड्रेट नहीं बनते हैं। सेकेंड ए की ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए मैग्नीशियम और कैल्शियम इस तरह से हाइड्रेटेड कंडीशन अपनी दिखाते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं थोड़ा सा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, वाइट होते हैं और कैसे होते हैं, हार्डर होते हैं, लेकिन हार्डर एल्कली मेटल से ज़्यादा होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल नीचे जाने पर कैसा होता चला जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रेंड हमें देखना है, जो टेबल बनी हुई है उस टेबल से, और वो टेबल है 10.2, उसमें देखना है कि सेकेंड ए का सब कुछ ज़्यादा होता है फर्स्ट ए से, मतलब एक्सेप्शन एक है उसको छोड़ करके। जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी सेकेंड ए की ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा होगी, सेकेंड में हमने बताया कि फर्स्ट की ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की बात करते हैं, और अगर हार्डनेस की बात करते हैं तो ये हार्डनेस की बात करते हैं तो सेकेंड ए की ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ए की क्या चीज़ ज़्यादा होती है सेकेंड ए से, तो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, रिड्यूसिंग नेचर की। किसकी, रिड्यूसिंग नेचर की, क्योंकि SRP की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, मोर निगेटिव होती है, किसकी, फर्स्ट ए ग्रुप की, इसलिए लिथियम वहाँ पर मोस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा, रिड्यूसिंग नेचर का। आ जाओ, अब आगे आ जाओ। यहाँ पर अगर इस ट्रेंड को थोड़ा रटना चाहें तो ट्रेंड को रटने के लिए एक बात ध्यान देना है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, अगर हम सेकेंड ग्रुप की भी बात करें तो बिल्कुल फर्स्ट ए जैसा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो क्या करेगी, नीचे जाने पर घटेगी, जैसे हमने फर्स्ट ए ग्रुप में बताया था। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे जाने पर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, नीचे जाने पर डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं तो नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, नीचे जाने पर इंक्रीज करता है। वहाँ पर जो ऑर्डर हमने पढ़ा था, देखो डेंसिटी को खासकर ध्यान रखो, तो यहाँ पर डेंसिटी जो फर्स्ट ए में हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था लिथियम से ज़्यादा होगी पोटेशियम की, फिर सोडियम की, ये रिवर्स हो जाया करता था, बाकी नीचे जाने पर हमेशा बढ़ती चली जाएगी। वैसे सेकेंड ए ग्रुप में ऑर्डर बिल्कुल उसी तरह रहेगा, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, मतलब इस तरह से ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। एक्सेप्शन केवल फर्स्ट ए ग्रुप में डेंसिटी में था, और नीचे जाने पर डेंसिटी हमेशा नीचे बढ़ेगी। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, जो यहाँ पर कलर की बात कर लेते हैं। तो हमने कल कलर का कारण बताया था फर्स्ट ए ग्रुप में, तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद करने के लिए एक बार हम बोले दे रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइट होता है तो खुश होता है, लेकिन जब आता है तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है, क्योंकि ये लोग स्टेबल होना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन दे करके, लेकिन स्टेबिलिटी हो नहीं पाती, इसलिए गुस्सा होकर लाल पीला मतलब हो गया कलर देंगे। इसमें क्या होता है, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, ये हमने बताया था। और ये क्या करता है, ABC, इसकी ट्रिक हमने बताई थी, बकासुर, और उसको ABC बोल देना, ए से एप्पल ग्रीन, बी से ब्रिक रेड, सी से क्रिम्सन रेड, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अगर हम लोग बात करते हैं
तो पहली हेडिंग दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स द एयर एंड वाटर। तो उसमें क्या दिया है, बेरिलियम और जो मैग्नीशियम हुआ करता है ये दोनों क्या करते हैं, इनर्ट होते हैं ऑक्सीजन और वाटर से। किससे होते हैं, इनर्ट हुआ करते हैं किससे, ऑक्सीजन और वाटर से, क्योंकि ये क्या करते हैं B2BeO और MgO क्या करते हैं, अपने ऊपर ऑक्साइड की एक कोटिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद आगे दिया है, अगर हम लोग एयर की बात कर ले तो ये क्या करते हैं, अगर इनको पाउडर फॉर्म में करें, अगर BE तो ये BeO और Be3N2 में कन्वर्ट हो जाता है। कब, पाउडर होना चाहिए बेरिलियम का, तभी जाके रिएक्शन करेगा और ऑक्साइड बनाएगा, साथ में नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। और नीचे जाने पर रिएक्टिविटी जैसे कैल्शियम की, फिर स्ट्रॉन्सियम की, बेरियम की, इनकी जो रिएक्टिविटी है बढ़ती चली जाती है, किसमें, एयर या वाटर की प्रेजेंस में। ये हमने फर्स्ट ग्रुप में भी देखा था, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, इस तरह नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। आगे आ जाते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन भी हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना होगा। फिर इसके बाद रिएक्टिविटी रिड्यूसिंग नेचर पे ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो हमने बोला था रिड्यूसिंग नेचर किसका ज़्यादा होता है, फर्स्ट ए का ज़्यादा होता है रिड्यूसिंग नेचर सेकेंड ए से, ठीक है ना। अब देखो इसका जो यहाँ पर कारण बताना है ये SRP बताना होता है, लेकिन अगर इसमें जो हाइड्रेशन एंथैल्पी बतानी होती है, मतलब सेकेंड ग्रुप में अगर पूछा जाए तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। अगर एक ग्रुप में बताना होगा तो हमेशा क्या बताना, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और अगर डिफरेंट ग्रुप में कंपेयर करें तो SRP मोर नेगेटिव, इसलिए ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी हम लोग एक ग्रुप में ही कंपेयर करेंगे। तो इस तरह आंसर देने में ध्यान देना है हमको। फिर इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर भी अमोनिया कैसे रिएक्शन करता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में करा था। यहाँ पर मेटल क्योंकि सेकेंड ग्रुप की है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसलिए अगर माना X और Y के साथ अगर अमोनिया को जोड़ते हैं, नहीं X मोल और Y मोल अमोनिया के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो NH3 का, माना X मोल इसके साथ जुड़ करके इस पर चार्ज कितना +2, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और ये NH3 का होल Y हो जाएगा। जैसे वहाँ पर ये कंपाउंड, वहाँ पर ब्लू कलर, फर्स्ट ग्रुप में ब्लू कलर का सोल्यूशन दिया था, यहाँ पर भी ब्लू देगा लेकिन थोड़ा डार्क होगा, तो इसलिए यहाँ पर बोलेंगे डीप ब्लू ब्लैक कलर का सोल्यूशन देगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूजेस में, थोड़ा सा देख लेते हैं। यूजेस में यहाँ पर लिखी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेना है कि जो कॉपर और बेरिलियम होता है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की स्प्रिंग बनाने में मदद करते हैं जब इनको मिला देते हैं। फिर इसके बाद एक्सरे ट्यूब में अगर हम लोग बात करते हैं तो बेरिलियम यूज की जाती है, आप लोग वहाँ देखते चलो, एक एक लाइन वहाँ पर टिक कर लो। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का जो लॉय होता है हाई, बहुत जो है लाइट होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो वहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हुआ करता है MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एंटा एसिड की तरह यूज करते हैं। फिर आगे आ जाओ तो यहाँ पर सबसे नीचे लिखा है रेडियम, और रेडियम को याद रखना है रेडियोथेरेपी और कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग अगली हेडिंग में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो यहाँ पर कोवेलेंट और दुनिया भर की चीज़ों को समझना है। पहली बात, यहाँ पर एक बात बोली है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो ज़्यादा आयनिक होता है, यानी कि आयनिक की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ज़्यादा होता है। कल हमने ट्रिक बताई थी IAS, आयनिक जो करेक्टर, तो उसके लिए आयनाइन क्या होना चाहिए, स्मॉल। अगर कैटायन कैसा होना चाहिए, लार्ज। कैटायन क्या होना चाहिए, लार्ज। तो इसका मतलब कैटायन लार्ज, और हमने बोला था कि जो फर्स्ट ग्रुप के कैटायन होते हैं वो बड़े होते हैं, तो बस हो गया, जब कैटायन बड़ा होगा तो आयनिक भी फर्स्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पर बाकी हम लोग बात करेंगे, एक चीज़ याद रख लेना है, जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम होता है ऑलवेज क्या बनाएगा, देखो लिथियम भी ले सकते हैं, लिथियम यानी कि जो सेकेंड पीरियड के जो मेंबर हुआ करते हैं, सेकेंड पीरियड के मेंबर फर्स्ट यानी S ब्लॉक में ऊपर के जो मेंबर होते हैं दोनों, ये ऑलवेज क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बनाने का रीजन पूछा जाए तो सीधी सी बात है, कैटायन का साइज ये सबसे क्या होता है, कैटायन का साइज क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है, ठीक है ना। कैटायन अगर देखा जाए तो S ब्लॉक में मतलब फर्स्ट है सेकेंड में सबसे बड़ा, सबसे छोटा अगर कैटायन की बात करें तो सबसे छोटी कैटायन ये होते हैं। जबकि अगर हम लोग IAS की बात करते हैं, आयनिक करेक्टर के लिए आयनाइन कैसा होना चाहिए, स्मॉल, इसलिए कोवेलेंट करेक्टर के लिए कैटायन क्या हो चाहिए, मतलब आयनिक करेक्टर के लिए जो कैटायन होना चाहिए वो कहना होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, जबकि ये सबसे स्मॉल है, इसलिए आयनिक नहीं शो करेगा, क्या शो करेगा, कोवेलेंट, ऐसे याद रखना है इसको। फिर आ जाते हैं हम लोग ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। देखो यहाँ पर कहते हैं जो
ऑक्साइड हुआ करते हैं, BeO को छोड़ करके अदर जो दूसरे होते हैं ये एक्सेप्शन हुआ करता है, एक्सेप्ट BeO अदर क्या करेंगे, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर शो करती है। सॉलिड स्टेट का मैटर है, बस इतना याद कर लेना है, कोई लाइन आए तो हमें सही कर देना है। एक बात फिर BeO हर जगह एक्सेप्शन तैयार करेगा अपना। यहाँ पर क्या BeO करेगा, देखो बी हमने बेरिलियम की बात बताई थी कि इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं लेते, हमने बोला था क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, इसलिए BeO की बात करते हो तो ये बेसिक नहीं होगा, कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक है ना। तो ये लिखी हुई लाइन। और कहते हैं कि जो दूसरे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड हुआ करते हैं, कोई मेटल ऑक्साइड वाटर में घोलने पर के क्या बनाते हैं, MOH का वोल्टेज हाइड्रोक्साइड बनाते थे, जैसे वहाँ पर फर्स्ट ग्रुप ने MOH बनाया था। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने थर्मल स्टेबिलिटी की ट्रिक बताई HOD, हाइड्राइड ऑक्साइड, और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड दोनों यूज करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्राइड, ये ऑक्साइड, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर हाइड्राइड ऑक्साइड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर सारा कुछ आप करेक्टर देख लो, ठीक है ना, अपना इसको समझ लो। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, बेरिलियम की भी बात कर रहे थे। जो बेरिलियम जो हुआ करता है, अभी हमने बताया कि जैसे BeO क्या हुआ करता था, एम्फोटेरिक होता है, तो इसका मतलब BeOH का वोल्टेज हाइड्रोक्साइड ये भी एम्फोटेरिक हो गए, नहीं दोनों एम्फोटेरिक होंगे। तो इसको प्रूव करके उन्होंने रिएक्शन बनाया है कि BeOH का होल ट्वाइस जब रिएक्शन करता है 2OH माइनस यानी बेस के साथ, और यही जब रिएक्शन करता है किसके साथ, एसिड के साथ, और साथ में एक्वस कंडीशन दे दी जाती है, यानी कि दोनों के साथ, एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड जो बना करता है BeOH का होल 4 का पावर -2। अब देखो दोनों में यही कंपाउंड बनेगा, लेकिन क्लोरीन की वजह से यहाँ 2 Cl2 बाद में जोड़ दिया जाएगा, बस। यानी कि ये रिएक्शन कोई खास नहीं होगी, बस ये दिखाने के लिए होगी कि एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले उसमें हाइलाइट वाले में। तो हाइलाइट वाली कंडीशन पे हमें क्या ध्यान रखना है, जो बेरिलियम हाइलाइट हुआ करता है वो क्या होगा, वो आयनिक नहीं होगा, बाकी आयनिक होंगे। हमने बोला था बेरिलियम कभी भी आयनिक नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा, पहली लाइन में ये लिखा है। फिर इसके बाद हमने बोला था कि जो सॉलिड स्टेट में हुआ करता है BeCl2, जब ये सॉलिड स्टेट में, तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखो वहाँ पर बना हुआ है, इस तरह से ये पॉलीमर के रूप में रहता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वेपर फेज में, तो वेपर फेज में डाइमराइज करके BeCl2 का डाइमर बना लेता है। लेकिन अगर इसको हीट कर देते हैं 1200 केल्विन पे, तो ये लीनियर मोनोमर बना लेता है, ये याद रखना है हमको। फिर आ जाते हैं, कहते हैं कि हाइड्रेशन इंथैल्पी नीचे जाने पर घट रही है, तो इसलिए हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी घटती चली जाएगी। इन्होंने MgCl2.8H2O लिखा है, फिर CaCl2.6H2O लिखा है, फिर SrCl2.6H2O लिखा है, और फिर BaCl2.2H2O लिखा है। इसका मतलब समझ रहे हो, नीचे जाने पर हाइड्रेशन इंथैल्पी घट रही है, इसलिए देखो 8, 6, 6 और 2 होता चला जा रहा है। और ऊपर हमने बेरिलियम के बारे में बताया है कि वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी को शो करेगा, हाइड्रेट होगा। अब आ जाते हैं साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो कहानी हमें रखनी है यार, वो कहानी इस तरह से है कि जो ऑक्सो एसिड हुआ करते हैं वो कैसे हुआ करते हैं, ये हमने पिछले क्लास में बताया है। यहाँ पर सॉल्बिलिटी हमें केवल चेक करनी है। देखो सॉल्बिलिटी चेक करने के लिए हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, सारी थ्योरी और सारे जो प्रॉब्लम आगे क्वेश्चन के दिए हैं वो हमें देखनी है। देखो एक ट्रिक हम SCND बताते हैं, यस का मतलब हो गया सल्फेट, यहाँ से कार्बोनेट, ये केवल NCERT टिक करने के लिए आंसर है, नाइट्रेट। फिर इसके बाद यहाँ पर डिक्रीजेस, ये सॉल्बिलिटी की बात हो रही है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर इसके बाद अगर दूसरे हैं अदर के लिए क्या करेगा, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। अब देखो यहाँ पर जब ये क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी की कहानी हो गई, SCND से हमने देखा। तो देखो यहाँ पर आंसर देने के लिए एक बात याद रखना। पहली बात हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, सॉल्युबिलिटी के लिए हमेशा याद रखा जाता है, सॉल्युबिलिटी जो हुआ पर करती है प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी कंपाउंड में उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ करती है, लैटिस इंथैल्पी। जितनी ज़्यादा लैटिस इंथैल्पी होती है उतना कम सॉल्युबल होता है। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आंसर देना है कि अगर सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, इनमें अगर पूछा जाए कि भैया सॉल्युबिलिटी का कारण क्या है, तो तुम्हें ये बताना है कि ये डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है, डिक्रीज करने का मतलब देखो सुनो, अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करने का मतलब या तो हाइड्रेशन इंथैल्पी कम हो रही है या लैटिस इंथैल्पी बढ़ रही है। दो आंसर जाना चाहिए था इसमें से, आंसर हमारा इसमें केवल क्या जाएगा, जो लैटिस इंथैल्पी यहाँ पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लैटिस इंथैल्पी यहाँ पर कांस्टेंट होती है, इसलिए हम लोग आंसर क्या देंगे,
सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर देना होगा इस वाले टिक पे, इसको अलग करो। तो लैटिस एंथैल्पी का नहीं दे सकते, हाइड्रेशन एंथैल्पी का देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर डिक्रीज करे सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करे होगी, तो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हमें याद हो गया। यहाँ पर अब आंसर इसके अपोजिट देना, लैटिस एंथैल्पी। अब सुनो, अब लैटिस एंथैल्पी का आंसर कैसे दोगे, कह रहा है इंक्रीजेड डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए, घटना, तो इसलिए लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। याद हो गया, सारे क्वेश्चन अपने से करने होंगे, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ द बेरिलियम को देखते हैं। देखो एनामलस प्रॉपर्टी में बेरिलियम में सबसे पहले ये बात है कि ये कोवेलेंट होता है, पहले हम पढ़ोगे केवल कोवेलेंट हम पढ़ चुके हैं। बेरिलियम जो है होता है वो कोऑर्डिनेशन अपने जो नंबर है 4 के ऊपर नहीं शो करता है, जबकि दूसरे शो करते हैं क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल होते हैं, हमें पता होता है। तीसरे नंबर पर जो लिखा है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेरिलियम का एम्फोटेरिक होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब इसका डायगोनल रिलेशनशिप क्योंकि बेरिलियम और एल्युमिनियम में होता है, इसलिए हम लोग बेरिलियम और में कुछ कैरेक्टर होते हैं जो सामने होते हैं। अभी हमने बोला कि बेरिलियम क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है, उसी तरह जो एल्युमिनियम हुआ करता है ये भी अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, ठीक है ना, और जिसकी वजह से एसिड को अटैक नहीं कर पाता। पहली लाइन हो गई। दूसरा छोड़ देना है हमको यहाँ पर ये। अब तीसरे वाले में ये याद करना है कि जैसे डाइमर बना लेते हैं बेरिलियम, वैसे ही एल्युमिनियम बना लेता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ये ध्यान रखना, बस हो गया। फिर अगले पॉइंट को फिर से छोड़ सकते हो। फिर आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है कैल्शियम के, उनको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई पॉइंट छोटा सा पूछ लेगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कैल्शियम ऑक्साइड दिया है जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलेंगे, यानी CaO को क्या बोलेंगे, क्विक लाइम बोलेंगे। तो आते हैं यहाँ पर CO को देखते हैं, ये क्विक लाइम हो गया। अब क्विक लाइम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये CaO CO2 में चला जाएगा, लेकिन कहते हैं कि यहाँ CO2 को तुरंत हटा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा क्विक लाइम से। तो ये क्विक लाइम है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आगे देखो वहाँ पर नीचे यही बात लिखी है, जो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ करते हैं CO, ये व्हाइट कलर का होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा। नहीं, CaO जो हुआ अभी हमने पढ़ा जिसको क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैसे एमॉर्फस होगा, और ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो ये CO2 को भी एब्जॉर्ब करता है और किसको एब्जॉर्ब करता है, H2O यानी मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है। जबकि KOH की बात किए थे तो हमने केवल किसको, CO2 को, ये हमने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा था। ये ध्यान रखना, CaO दोनों में काम करेगा। इसके बाद आ जाते हैं CO को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो दो रिएक्शन आगे दी हैं, तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। CaO अगर पानी में डाल दें तो रिएक्शन क्या हो रही है, CaOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बना रहा है। जब CO2 में डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अभी देख चुके हैं। देखो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, आगे पढ़ोगे तो, एडिशन ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर टू ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम। अगर लाइम मतलब हो गया कि चूना, अगर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो उसकी जो गांठ होती है, लेयर होती है, जो उसका हार्डनेस होती है, वो तुरंत टूटने लगती है। तो उसको क्या ब्रेकिंग ऑफ द लंप ऑफ लाइम बोलते हैं, यानी कि गांठ का टूटना, टुकड़े का टूटना। फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ होता है यहाँ पर, सोडा लाइम के बारे में पूछा जाएगा। सोडा लाइम होता क्या है, तो सोडा लाइम एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। क्या मिक्सचर होता है, CaOH का होल ट्वाइस का और प्लस NaOH का, थोड़ा बहुत वाटर भी होता है, तो ये दो चीज़ों का होता है। अच्छा, इसके जगह अगर कभी कभी क्या बोल देता है, CaO प्लस H2O बोल दे तो घबराना नहीं, और ये साथ में NaOH। क्यों, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन पढ़ी कि जब CaO जब वाटर के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ही देता है। तो ये दोनों मिक्सचर क्या कराते हैं, सोडा लाइम। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ यूजेस दिए गए हैं। यूजेस में पहला पॉइंट है कि जो सीमेंट बनाने में यूज होगा, और तीसरा पॉइंट है प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर और डाई स्टफ को बनाने में मदद करेगा। अब अगली हेडिंग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस की। तो CaOH का होल ट्वाइस अभी हमने बनाया कि CaO को H2O से मिला दे, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। फिर इसके बाद एक पैराग्राफ में ये भी व्हाइट एमार्फस पाउडर होगा, कौन, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे होगा, व्हाइट होगा, एमार्फस होगा, पाउडर होगा। जो एक्वा सोल्यूशन होता है इसको लाइम वाटर बोलते हैं। एक्वा सोल्यूशन ये रटना है, एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। जबकि अगर इसे सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन यानी कि जो घुला हुआ होता है, मिला हुआ होता है, उसको बोल देते हैं क्या, स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। तो जो एक्वा सोल्यूशन होता है किसका, CaOH का, तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर, और सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ लाइम। इसको रट लेना है। फिर आगे आ जाते हैं, देखो इसमें रिएक्शन दी गई है कि जब CaOH का होल ट्वाइस, जब CaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन कराई जाती है CO2 के साथ, तो
तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में टूट जाता है और मिल्की अपीयरेंस देने लगता है और ये H2O निकल जाता है। अभी तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनाने के मेथड में भी इसको पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे क्या, अब यार देख ले रहे हैं। अब फिर इस CaCO3 में जब हम लोग CO2 और H2O डाल देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इस तरह की रिएक्शन हमने फर्स्ट ग्रुप में दो करी थी, है ना, एक सालवे प्रोसेस में हमने पढ़ी थी इसको। चलो आ जाओ, तो इस तरह से हमें याद रखना है दोनों रिएक्शन, ये कैल्शियम कार्बोनेट में दी है, अपने आप इसको देख लेना होगा, ठीक है ना। अब लोग कैल्शियम कार्बोनेट की एक रिएक्शन और देख लेते हैं साथ में ही। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग CaO के साथ हीट करते हैं, ये जब हीट करते हैं तो ये क्या CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन है कुल मिलाकर के। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम वाटर, चाक या मार्बल को भी हमने साथ में पढ़ लिया है। अब हमारे पास आ जाता है थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ने के लिए। तो CaOH का होल ट्वाइस जो हुआ करता है और Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसको बनाने का तरीका हमने ये बताया था, OH के होल ट्वाइस को पूरे को हटाओ और इसमें क्या लगाओ, Cl, या फिर यहाँ पर एक H हटाओ और इसके जगह क्या लगाओ, Cl लगाओ, हमारा बन जाएगा। देखो कैसे, पहले हमने क्या बोल, पूरे में OH को हटा करके यहाँ पर Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा, Cl2, CaCl2 एक साथ कर दो। फिर केवल हाइड्रोजन हटाओ तो CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक है ना, और साथ में 2H2O बनेगा तो बचा दो, क्या दिक्कत है। तो CaCl2 CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस और ये वाटर, ये जो मिक्सचर आता है हमारा ये, और खासकर इसको भी ले लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर, ये ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इसको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कैसे बनाया हमने, ये मिक्सचर है, ये ध्यान रखना है, 1 2 3 का मिक्सचर स्पेशली होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। अब आ जाते हैं हम लोग, अब देखो यूजेस दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द मोटार, बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है। इसका जो व्हाइट वाश में यूज करते हैं ड्यू टू डिसइंफेक्टेंट नेचर, तो व्हाइट वाश में यूज करते हैं। ग्लास में यूज करते, ग्लास मेकिंग में यूज करते हैं, किसमें, टैनिंग इंडस्ट्री में। जब ब्लीचिंग इंडस्ट्री की ब्लीचिंग कराने के लिए भी यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज करते हैं। तो ऊपर वाला भी जो हमने पढ़ा था वो भी प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है। ऊपर वाला कौन, CaO क्विकलाइन। अब आगे आ जाते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, देखो सुनो, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो, एक हुआ करता है जिप्सम, CaSO4.2H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको जब हीट कर दो, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, अपने एक वाटर को निकाल देता है, तो ये बना करता है CaSO4 इसको बोलते हैं, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और साथ में क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। ये देखना, ये हाफ हो, इसको लिखने का तरीका एक ये हुआ करता है, एक्चुअली ऐसा बोल सकते हो 2 गुना CaSO4 है, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 2CaSO4.H2O, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना है CaSO4 तो ये 2 गुना CaSO4 101 कर दिया। रेशियो वही रखना है, रेशियो क्या होना है, 2:1 का। अब आ जाते हैं, ये जो CaSO4 है जो भी हमने हीट किया, हीट करने और कितना टेम्परेचर बोलोगे तो इसका टेम्परेचर कितना बोलोगे, 393 केल्विन तक। लेकिन अगर एबव 393 केल्विन कर दिया जाए, इसको एबव 393 केल्विन टेम्परेचर कर दिया जाए तो ये एक जो वाटर बचा ये भी खत्म हो जाएगा, CaSO4 आ जाएगा। इसको बोलेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो डेड बर्न प्लास्टर कब मिलेगा, जब 393 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर कर देंगे। अब आगे आ जाओ, आगे हम लोग बात करेंगे तो क्या करता है ये, आगे लाइन लिखी है इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इट हैज़ ए रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद द वाटर। जब अभी सीमेंट की बात करेंगे तो सेटिंग करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, फिर इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है। अब सीमेंट देखते हैं, एक पोर्टलैंड सीमेंट था, एक मतलब पहाड़ हुआ करता था पोर्टलैंड, वहीं से सीमेंट बनाई जानी शुरू हुई थी, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट बोल दिया जाता है। देखो सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं या जो छोटे छोटे मटेरियल यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो सुनो, वहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, वो भी आप लोग अलग से लिख लेना, लेकिन कुछ यहाँ पर ट्रिक बताने वाले हैं उसको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या करना है, ये बेटा मांगे कार, ये हमने बताया था, बैगन आलू काशी जी, है ना। तो ये अभी देखो एक्चुअली सेकेंड पीरियड के मेंबर है, ये थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए के मेंबर हैं।
इतने से हमें काम अभी करना है। देखो अगर सबसे नीचे बात करें तो सबसे नीचे कैल्शियम है, देखना, तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाओ, सबसे पहले नंबर पे इसको रखना, दूसरे नंबर पे इसको रखना, तीसरे पे इसको रखना, चौथे पे इसको, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, ये सबसे कम ये होगा। तो देखो इससे क्या मतलब निकल के आने वाला है, देखो क्या, CaO सबसे बड़ा ये, तो हमें कैल्शियम लिखना CaO, फिर दूसरे में SiO2, फिर तीसरे में एल्युमिनियम Al2O3, इनके ऑक्साइड लिख रहे हैं हम, MgO, ठीक है ना। अब देखो ये जो सीमेंट में होता है ये 50 से 60% होता है। अब इससे क्या करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये कितना, 20 से, या 3 से डिवाइड करना या 2 से डिवाइड करना, लगभग उतना ही आएगा, 20 से 25%। फिर इसके बाद इस पर फिर क्या करोगे, 5 से 10%, इसका 2 से 3%। ये देखो परसेंटेज जस्ट एक तरह से इसका 1/3 करते चले आओ तो एग्जैक्ट मिला करता है, MgO हो गया। साथ में जो Fe2O3 भी मिला देते हैं और SO3 भी मिला देते हैं, ये 1 से 2% हुआ करता है, ये भी 1 से 2% हुआ। तो ये एग्जाम के दिन अगर परसेंटेज आए तो हम लोग ये ट्रिक का यूज करके बना लेंगे और तुरंत इसको याद करके वहाँ पर लिख देंगे। अब आगे आ जाते हैं, एक चीज़ यहाँ पर आगे अगले पैराग्राफ में जो ये परसेंटेज के बाद लिखा गया है, वहाँ पर देखो रॉ मटेरियल के लिए लिखा गया लाइम स्टोन लिखा गया है, क्ले लिखा गया है, और इन दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करके आपस में फ्यूज करा दें तो इनको बोलते हैं सीमेंट, क्या बोलते हैं, क्लिंकर। ये हीट कर दिया हमने, हीट करने पर क्या बनेगा, सीमेंट क्लिंकर। और साथ में इसमें क्या मिला देते हैं, 2 से 3%, जब क्या, जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम, तो ये पूरा बन जाता है सीमेंट। क्या बन जाता है, सीमेंट। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये क्या करेगा, सेटिंग को स्लो कर देगा, जिसकी वजह से अब उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाएगी, उनका रीअरेंजमेंट हो जाएगा मॉलिक्यूल का अच्छा। तो अब देखो यहाँ पर लाइम स्टोन और क्ले दोनों को एक्चुअली देखो, जो लाइम स्टोन हुआ करता है वो CaO से, जैसे लाइम स्टोन तो CaCO3 होता है, समझना। लेकिन अब उस क्यों लिया जाता है लाइम स्टोन, क्योंकि CO जिससे उसे मिल सके, क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का है इसलिए CO लेते हैं। फिर इसके बाद क्ले लेते हैं, क्ले मिट्टी मतलब SiO2। देखना इसका मतलब जो ये सीमेंट क्लिंकर बन रहा है उसमें भी ये मैक्सिमम वाले ही लिए जा रहे हैं। बस वो क्या है, एक जो बेसिक मटेरियल है, जो सबसे CO किससे आया, इससे, इसलिए इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो लाइम स्टोन और क्ले मिलाया जाता है, इनका मैक्सिमम वाला। अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या चीज़ें मिली हो, 3 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं यहाँ पर। एक Ca2 SiO4 कैल्शियम डाई सिलिकेट यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट, या फिर दूसरा जो होता है वो होता है Ca3 SiO5, और तीसरा जो हुआ करता है Ca3Al2O6। इसको क्या बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट। फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम, क्या बोलते हैं, सिलिकेट। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखो सुनो, यहाँ पर याद करने का तरीका क्या है, देखो कैल्शियम होगा, लेकिन शुरू में पहला लिखा है इसलिए 2 कैल्शियम होंगे, बाकी 3 होंगे, यानी ट्राई कैल्शियम नीचे होंगे। अब सुनो, ये कैल्शियम सिलिकॉन एल्युमिनियम 3 का फिर से देखो कंपोजिशन है, जैसे अभी हमने बताया था वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, Ca2 SiO4 SiO5, फिर जब देखो ये Ca ने Si के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर Ca ने Al2O3 के साथ बनाया। क्लियर हो गया, Ca ने Si के साथ बनाया तो 2 बनाए, डाई सिलिकेट और ट्राई मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। फिर इसके बाद क्या बनाया इन्होंने, एल्युमिनियम के साथ Al2O6। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड हमको मिला यहाँ पर तो ये इसका परसेंटेज क्या होगा, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये कितने परसेंट हुआ करता है, 26%। ये कितना हुआ करता है, 51%। और इसके परसेंट की बात करते तो होता है 11%। तो 26 51 11%। तो इस तरह से हम लोग ये 26 फिर बढ़ गया 51 फिर कम हो गया 11, यहाँ पर ये बनाना आप बना लोगे अब, ठीक है ना, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट में सेटिंग ऑफ सीमेंट को समझते हैं। देखो क्या है, जब सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब होता है जब सीमेंट से पानी निकल जाता है, यानी कि उसका जो पहले हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन के बाद क्या होता है, वो मॉलिक्यूल का जो कंस्टिट्यूएंट वो करते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है उनका। ये रीअरेंजमेंट जो होता है वो धीरे धीरे हो, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सेटिंग, और भी कैसी हो गई, स्लो। तो इसको जो प्रोसेस ऑफ सेटिंग को स्लो कराता है उसको बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम के लिए बस इतनी लाइन याद रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।